Hello students, so myself Sudhanshu Singh and I will teach you chemistry, and today we will start a very basic topic of chemistry, that is mole concept. ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेसिक टॉपिक है आपका ये मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है दोस्तों, तो कई सारी बातें आपने मोल की अपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी, तो उसको कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे बेसिक टॉपिक, और पहला टॉपिक आपका दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें किसी एलिमेंट की, तो आप सबको पता है किसी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. तो किसी एलिमेंट को दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, ए और जेड से. किसी एलिमेंट को दोस्तों रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, ए और जेड से. अब यहाँ पे ये एक्स क्या होता है दोस्तों, आपका यहाँ पे एक्स क्या होता है, किसी एलिमेंट का सिंबल. सो एक्स इज योर सिंबल ऑफ एलिमेंट. एक्स इज योर सिंबल ऑफ एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है दोस्तों वो आपका एक्स हो गया. व्हाट इज जेड, तो आपको पता है कि जेड जो होता है दोस्तों ये एटॉमिक नंबर के बराबर होता है. सो योर जेड इज एटॉमिक नंबर. योर जेड इज एटॉमिक नंबर. और जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है. आप तो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर लिखो. तो आपका जेड जो है दोस्तों इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर. जेड आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर आपका दोस्तों होता है नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर आपका होता है दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर. एटॉमिक नंबर आपका होता है दोस्तों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर. ऑलवेज, हमेशा आपका जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर आएगा. ठीक है, तो आपको दोस्तों कभी भी अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे रखा है तो आप बोल दोगे सर कि उसमें उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. क्लियर. व्हाट इज दिस ए, ये जो ए है दोस्तों आपका, इस ए को बोलते हैं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर. क्या बोला मैंने, इस ए को बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक मास या फिर मास नंबर. एटॉमिक मास जब कैपिटल ए है इसे बोलते हैं एटॉमिक मास या फिर इसे मास नंबर भी बोला जाता है. एटॉमिक मास या फिर इसे मास नंबर भी बोला जाता है. अब दोस्तों ये जो आपका एटॉमिक मास या मास नंबर है ये किसके बराबर होता है, अगर हम बोलें ये जो आपका एटॉमिक मास या मास नंबर है दोस्तों ये किसके बराबर होता है. तो ध्यान रखना, आपने पढ़ रखा है इस चीज़ को, जिसे नहीं पता है उसे मैं बता देता हूँ कि जो आपका एटॉमिक मास या मास नंबर होगा किसी एलिमेंट का वो इक्वल होगा आपका सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और प्रोटॉन को मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास का जो सम होगा दोस्तों वही आपका एटॉमिक मास या मास नंबर के बराबर होगा. ठीक है दोस्तों, चलिए आगे. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपका मैग्नीशियम का. तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है दोस्तों Mg. मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और मैंने लिख दिया 2412. तो अगर हम अपनी इस चीज़ को देखें तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जो Mg है आपका, ये जो आपका Mg है ये मैग्नीशियम का सिंबल है, सिंबल ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज दिस 12, दिस 12 इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है. और 24 क्या है आपका एटॉमिक मास के बराबर है. ऊपर जो लिखा होता है दोस्तों वो एटॉमिक मास होता है और नीचे जो लिखा होता है वो आपका एटॉमिक नंबर होता है. तो आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसका एटॉमिक मास 24 है. और अभी आपने देखा कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है. यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मैग्नीशियम के अंदर, जो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो आपके एटॉमिक नंबर Z के बराबर होंगे, जो कि आपके 12 आ जाएंगे. यहाँ से बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर 12 है, एटॉमिक नंबर को आप Z से डिनोट करते हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू Z इक्वल टू 12. किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक मास की. तो जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास या आप मास नंबर बोल सकते हो उसको, तो जो आपका एटॉमिक मास या मास नंबर है आपका मैग्नीशियम का वो कितना दे रखा है आपको, 24 दे रखा है. ठीक है दोस्तों, अपने को पता है कि जो एटॉमिक मास या मास नंबर है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर होता है. यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होगा मैग्नीशियम में, इनका सम 24 के बराबर होना चाहिए. अब आपको पता है
आपको पता है कि आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सर मैग्नीशियम में 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके मैग्नीशियम में कितने हैं सर 12, तो इस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह पे आप 12 पुट कर दोगे एंड सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ से आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दोस्तों वो भी 12 आ जाएंगे। तो यहाँ से आप बहुत आसानी से ये कह सकते हो कि अगर मुझे सर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है और एटॉमिक मास पता है तो मैं बहुत आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों सोडियम का। तो आप सबको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज दिस 11 तो आप बोलोगे सर ये 11 आपका एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है और 23 क्या आपका दोस्तों एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ सोडियम है। ठीक है, तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कह सकते हो, आप बहुत इजीली कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं आपके वो एटॉमिक नंबर Z के बराबर होते हैं और सोडियम के केस में कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप, तो आपने प्रीवियस एग्जांपल से देखा होगा कि हमने क्या किया एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को जैसे ही माइनस किया हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए थे। 24 आपका मैग्नीशियम का एटॉमिक मास था और 12 इसका एटॉमिक नंबर था। जैसे मैं 24 में से 12 को माइनस किया आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल गए थे, तो वही लिख देंगे यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो आपके दोस्तों 23 जो कि आपका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है, इसको 11 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा दोस्तों 12, यानी कि सोडियम में आपके 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का एक बेसिक फॉर्मूला आपका आ जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके हो जाएंगे दोस्तों एटॉमिक मास या मास नंबर जिसको आप कैपिटल A से डिनोट करते हो माइनस Z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर। यानी अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी भी स्पीशीज में निकालने हैं, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी स्पीशीज में निकालने हैं तो आप एटॉमिक मास या मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं आगे दोस्तों। ये आपका हो गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम किसी भी एलिमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सर किसी एटम के स्ट्रक्चर की। आप सबको पता है कि जो आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल पता है सर हमको। अपनी प्रीवियस नॉलेज से आप सबको पता होगा कि आपके सेंटर पे तो होता है न्यूक्लियस किसी एटम के और उसके चारों तरफ आपकी सर्कुलर शेल्स होती हैं। एटम के चारों तरफ ऐसी इनफाइनाइट सर्कुलर शेल्स होती हैं। तो हम सबको पता है कि जो आपका सेंटर पे है दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, जो आपका सेंटर पे ऐसे कई सारी आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं किसी एटम के अंदर। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अच्छा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है दोस्तों न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो सर आपके न्यूक्लियस में है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं। यस, तो आप सबको पता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों वो इन सर्कुलर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन सर्कुलर शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और इन सर्कुलर शेल्स को क्या बोला जाता है, इन सर्कुलर शेल्स को ऑर्बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, इन सर्कुलर शेल्स को ऑर्बिट बोला जाता है। तो सवाल उठता है कि सर अगर ऐसी ऐसी बातें हैं तो मास ऑफ एन एटम क्या होना चाहिए। ये डाउट काफ़ी बार बच्चों को आता है जब वो 9th-10th क्लास में होते हैं कि सर इस हिसाब से आपका जो मास ऑफ एन एटम होना चाहिए, मास ऑफ एन एटम यानी एक एटम का सर जो मास होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन का मास भी तो आना चाहिए सर इसमें, क्योंकि एटम के अंदर आपका न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी तो है सर। तो क्यों ना हम बोलें कि सर मास ऑफ एन एटम शुड बी इक्वल टू
सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन भी तो आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि सर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन भी तो आना चाहिए क्योंकि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो है। बट सर हमने जो देखा, हमने जो ऑब्जर्व किया, ऊपर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया एटॉमिक मास का, वहां पे आपने लिखा सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। आपने सर इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया? एक्चुअल में फॉर्मूला ये होना चाहिए, जब बच्चा 9th और 10th में होता है तो उसको ये डाउट आता है कि सर यहाँ पे आपने न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन को आपने क्यों नहीं लिया? देखने में ऐसा लग रहा है इन दोनों को कि सर आपने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया। अगर हम सोचे इस चीज को कंसेप्चुअली तो सर आना तो ये चाहिए, लेकिन आता ये है। इस इलेक्ट्रॉन के मास को देखने में तो फिर ऐसा लग रहा है कि सर इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये बात सच है, हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट ही करते हैं जब हम एटम का मास निकालते हैं। उसका लॉजिक क्या है? तो वो उसका लॉजिक उसका मास ही है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करने की वजह क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करने की वजह दोस्तों उसका मास ही है। तो आप सबको मैं बता देता हूं क्योंकि आप लोग को मास के बारे में अभी आइडिया इतना नहीं होगा। सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के मास की अगर दोस्तों हम बात करें तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो आपका होता है दोस्तों 9.108 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो मास दोस्तों निकल के आता है वो आता है 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। या फिर और अगर हम इसे ग्राम में लिखना चाहेंगे तो आप बोलोगे 9.108 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 ग्राम। ग्राम में भी आप एक इलेक्ट्रॉन के मास को लिख सकते हो 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम। क्लियर? सिमिलरली अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के मास की अगर मैं बात करूं तो एक प्रोटॉन का मास होता है क्या दोस्तों 1.673 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। और अगर आप इसे ग्राम में लिखोगे दोस्तों, अगर आप इसे ग्राम में लिखोगे दोस्तों तो वो कितना आ जाएगा आपका 1.673 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। सिमिलरली अगर हम बात करें दोस्तों मास ऑफ किसकी, न्यूट्रॉन की, हमने इलेक्ट्रॉन का मास देख लिया, प्रोटॉन का मास देख लिया, अब बात करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन की। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपका होता है 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg। और इसको अगर आप ग्राम में लिखोगे तो 1.675 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ये होता है। ठीक है, या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगा तब आपको बताया जाएगा कि ये मास कहाँ से आते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये मान लो कि ये होते हैं। चले आगे। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो कि यार ये आपका किसका मास है, प्रोटॉन का मास है, और न्यूट्रॉन का मास ग्राम में कितना है, इतना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1.67 और 1.67 डेसिमल के तीसरे प्लेस पे डिफरेंस आ रहा है न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के मास में। बाकी अगर 10 रेज़ टू द पावर देखें तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, यानी आप इन दोनों डेटा से ये तो कह सकते हो कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से किसका मास ज्यादा होता है। तो अगर एग्जैक्टली देखें तो अप्रोक्सीमेटली दोनों का मास सर ऑलमोस्ट सेम है अप टू डेसिमल के सेकंड प्लेस तक। डेसिमल के सेकंड प्लेस तक दोनों का मास सेम है सर। तो मैं ये कह सकता हूं फॉर कैलकुलेशन पर्पस इन दिस चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट कि सर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट मास ऑफ प्रोटॉन। बट अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में एग्जैक्टली किसका मास ज्यादा होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो मैं एक बात तो ये लिख लेता हूं यहां से कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मतलब बहुत कम, वेरी लेस। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन।
यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर जो आपका न्यूट्रॉन का मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए इस चैप्टर में दोस्तों हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को अप्रॉक्सीमेटली सेम मान लेते हैं, बिकॉज आप देख सकते हो कि डेसिमल के सेकेंड प्लेस तक दोनों की वैल्यू सेम है। तो आप बोल सकते हो कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, अप्रॉक्स साइन लगा रखा है मैंने। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली मास ऑफ प्रोटॉन, और इसकी जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो आपकी हो जाएगी दोस्तों 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम, यानी कि ये वैल्यू हम यूज करेंगे आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की फॉर दिस चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सर ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास तो आपने बता दी कि ऑलमोस्ट सेम होता है, एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। बट अभी भी सर वो इलेक्ट्रॉन वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई। तो अब वापस देखो, अब शायद आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि आपका इलेक्ट्रॉन के मास में अगर आप ध्यान से देखो तो 10 की पावर -31 चल रहा है, जबकि आपके प्रोटॉन के मास की बात करूं और आपके न्यूट्रॉन की मास की बात करूं तो आप देख सकते हो कि यार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो 10 की पावर 4 टाइम्स हैवियर है। 10 की पावर, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 28 आएगा आपका, यहाँ पे दोस्तों आपका 28 आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम। 31 तो आपका केजी में है, ग्राम में कितना हो जाएगा ये, इसको कट कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आपका 10 की पावर -28 ग्राम आएगा। ठीक है, 9.108 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि यहाँ पे 10 की पावर -28 है, 10 की पावर -24 और 10 की पावर -24 है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है वो अगर हम सिर्फ पावर्स के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें 10 की पावर में, तो भी 10 की पावर 4 टाइम्स ज़्यादा है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को एलिफेंट बोलूँ तो इलेक्ट्रॉन का मास उसके सामने एक एंट यानी एक चींटी के मास के बराबर है। और आप खुद सोचो कि एलिफेंट के सामने जो आपकी चींटी का मास है वो तो नेग्लिजिबल है कि नहीं। एक हाथी के सामने अगर करोड़ों करोड़ों चींटियां भी आ जाएं तो उनका मास भी आपके हाथी के मास के सामने नेग्लिजिबल है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया सर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट भी कर दें, अगर हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट भी कर दें तो एक्चुअल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में, आपके एक्चुअल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में कोई बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसलिए हम इसको सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर लिख देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका डाउट अब आज के बाद आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लियर कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका दोस्तों वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहां पे हमने आपका, अब हम बात करते हैं दोस्तों आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स की। ये भी जो आपके टर्म्स हैं ये आपको पता है, बट फिर भी एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, तो आप सबको पता है क्या होते हैं, बट एक बार हम जल्दी से इन्हें रिफ्रेश कर लेते हैं। बात करें आइसोटोप्स की, तो आप सबको पता है कि आइसोटोप्स आर दोज स्पीशीज विच आर हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो आइसोटोप्स के लिए आप क्या लिखोगे, those species which are having same atomic number, those species which are having same atomic number but different atomic mass, different atomic mass are isotopes of each other। यानी ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर आपका दोस्तों क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे अगर हम आइसोटोप्स की बात करें, अगर हम आइसोटोप्स की बात करें
तो आपका कार्बन 14 6 एंड कार्बन 12 6। अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो इन दोनों का आपका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक मास या मास नंबर आपका डिफरेंट है। तो यहाँ से ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगा आपका, इनके बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा आइसोटोप्स का। आप देखो ना, इनका एटॉमिक नंबर सेम है और इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो ये दोनों आपके आइसोटोप्स हो गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। दीज आर योर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों आपके दोस्तों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगर हम इनके नाम की बात करें तो आप सबको शायद पता होगा कि 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, 1H2 को बोला जाता है दोस्तों ड्यूटीरियम। क्या बोला जाता है, ड्यूटीरियम। और अगर मैं बात करूं 1H3 की, तो 1H3 को दोस्तों बोला जाता है ट्रीटियम। सो दीज 3 आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। 1H1 को प्रोटियम, 1H2 को ड्यूटीरियम और 1H3 को ट्रीटियम बोला जाता है। ठीक है, चले आगे। तो ये आपका आइसोटोप की डेफिनेशन हो गई। चलते हैं आगे, आइसोटोप के बात करते हैं दोस्तों आइसोबार की। तो आप सबको पता है कि व्हाट आर आइसोबार्स, आप सबको पता है व्हाट आर आइसोबार्स। बताओ व्हाट आर आइसोबार्स। तो हम सबको पता है कि आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर दोस्तों सेम होता है। आइसोबार्स वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स की तो थोड़ा इसे ध्यान से समझते हैं। आइसो वर्ड का मतलब होता है दोस्तों सेम। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, और जो आपका ये बार्स है दोस्तों, इस बार को अगर आप हिंदी में पढ़ो तो बार को आप लिखोगे भार। बार इज भार एंड भार इज वेट। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हो कि आइसो बार वो होंगे जिनका मास क्या होगा, सेम होगा। कई बार समझ में आ रही है। तो आइसो बार्स आर दोज स्पीशीज which are having those species which are having same mass number, those species which are having same mass number। ऐसी स्पीशीज जिनका मास नंबर क्या हो दोस्तों, सेम। those species which are having same mass number but different atomic number are isobars of each other। तो those species which are having same mass number but different atomic number are isobars of each other। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, तो आपका कार्बन 6 14 और आपका नाइट्रोजन 14 7 हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि सर इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। तो इन दोनों में सर आप देख सकते हो कि इनका मास नंबर तो सेम है, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो दीज बोथ आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपका कैल्शियम 40, पोटेशियम और आपका आर्गन, ये तीनों भी आपके आइसोबार्स हो सकते हैं एक दूसरे के। कैल्शियम 20, पोटेशियम 19 और आर्गन 18। तो ये तीनों भी आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आइसोबार्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों का मास नंबर क्या है दोस्तों, इन तीनों का मास नंबर सेम है बट इनका एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि दे आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? चलिए आगे। तीसरी जो आपकी डेफिनेशन आती है दोस्तों, वो है आइसोटोन्स। क्या आती है दोस्तों, आइसोबार्स हो गया आपका, आइसोटोप्स हो गया दोस्तों। अब आपका आएगा दोस्तों आइसोटोन्स। व्हाट इज आइसोटोन? तो मैंने आपको बताया था कि आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। आइसो वर्ड का मतलब होता है आपका सेम, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो टोन्स में आपका एन वर्ड आता है। आइसोटोन्स में आपका एन वर्ड आता है और एन स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। तो याद करने का आपका तरीका हो गया, ट्रिक हो गई आपकी, कि आइसो वर्ड का मतलब सेम एंड टोन्स में आपका एन आता है, दैट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। So those species which are having same number of neutrons are called isotones of each other। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ those species which are having same number of neutrons, those species which are having same number of
neutrons, those species which are having same number of neutrons are isotones of each other, are isotones of each other, are isotones of each other. क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स. दो स्पीशीज विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर. तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कार्बन 12 6 और इसके साथ आप ले लो नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है 13 7. तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें तो आपको पता है कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर जो होता है दोस्तों, ये आपको क्या देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो जैसे आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितनी, 6. और ऐसे अगर आप 13 में से 7 को माइनस करोगे तो यहाँ से भी आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोस्तों 6 आ जाएंगे. तो दे बोथ आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर. क्लियर है. चलिए आगे दोस्तों. तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं और आइसोटोन्स क्या होते हैं दोस्तों, ये भी आपको क्लियर हो गया. चलते हैं आगे और अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की. एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं. तो आप सबको पता है दोस्तों कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. शायद आप में से कई लोगों को पता होगा. तो देखते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. ठीक है दोस्तों. सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की कि व्हाट इज एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास का मतलब हो जाएगा दोस्तों मास ऑफ अ सिंगल एटम. मास ऑफ अ सिंगल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. यानी एक एटम का जो मास होगा दोस्तों उसे ही एटॉमिक मास कहा जाता है. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मास ऑफ एन एटम. मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. और दोस्तों एटॉमिक मास यानी एक एटम के मास को जब हम डिनोट करते हैं तो जो यूनिट यूज करते हैं दोस्तों वो होती है AMU. AMU क्या है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट. अब ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई, वो तो हम आगे समझेंगे. बट अभी आप ये बात समझ लो कि दोस्तों केजी और ग्राम जो है आपके, ये काफ़ी बड़े यूनिट्स हैं. जो आप डेली लाइफ में चीज़ें खरीदते हो या आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो या तो आप केजी में या टन्स में या ग्राम वगैरह यूज़ करते हो. बट दोस्तों अगर एक सिंगल एटम की बात करें तो एक सिंगल एटम का मास दोस्तों बहुत कम होता है, ग्राम से ही बहुत कम होता है. क्या आपको ये बात समझ में आ रही है. इसलिए हम यहाँ पे एक बहुत छोटी यूनिट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं AMU. सो मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. अगर हम एग्जांपल लें दोस्तों, अगर हम एग्जांपल लें तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा. तो आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आपका हो जाएगा दोस्तों 23. और आगे यूनिट जो हम यूज करेंगे, अभी मैंने आपको क्या बोला कि एक सिंगल एटम का जो मास होता है वो बहुत कम होता है. तो एक बहुत छोटी यूनिट हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, जो ग्राम से भी बहुत छोटी होती है. 1 ग्राम के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी होती है. अभी हम आगे देखेंगे इस चीज़ को. आपने को पता है कि एक एटम का मास बहुत कम होता है तो उसके लिए मैं यूनिट यूज करी AMU. सो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 MU. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है दोस्तों, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है दोस्तों वो होता है 24 MU. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ एटॉमिक मास ऑफ आयरन, तो आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों Fe से. तो आयरन के एक एटम का जो मास आता है दोस्तों वो आता है 56 AMU. तो इस तरीके से आप एटॉमिक मास को डिफाइन करते हो. दैट इज मास ऑफ अ सिंगल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास. क्लियर. एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं. तो सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, तो आप बहुत ही आसानी से मुझे कह सकते हो कि जिस तरीके से सर एक एटम के मास को आपने एटॉमिक मास बोला, सिमिलरली एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास. जिस तरीके से एक एटम के मास को आपने एटॉमिक मास बोला, जिस तरीके से एक एटम के मास को आपने एटॉमिक मास बोला, सिमिलरली एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोल देंगे दोस्तों, मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास. क्लियर. अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो आप लिख सकते हो मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. मास ऑफ सिंगल
मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल के मास को दोस्तों हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? एक सिंगल मॉलिक्यूल के मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। मतलब ये कि अगर आप एक मॉलिक्यूल के मास को निकालोगे तो जो मास आएगा दोस्तों AMU में, उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। अब सर दिक्कत ये है कि हम किसी मॉलिक्यूल के मास को कैसे निकालें। दिक्कत ये सर कि हम किसी मॉलिक्यूल के मास को कैसे निकालें। तो किसी मॉलिक्यूल का अगर आपको मास निकालना है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, जितने भी एटम्स उस मॉलिक्यूल में उन्हें हम ऐड कर देंगे। कई बात समझ में आ रही है? तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं आपकी H2O की, अगर मैं आपकी बात करूं H2O की, तो आप कह सकते हो कि H2O में आपका दोस्तों हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो आप एक काम करो, इन सब के एटम्स के मास को ऐड कर दो तो आपको मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के आपके कितने एटम है, 2 एटम है, और एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है दोस्तों 1 AMU, प्लस ऑक्सीजन का आपके पास में 1 एटम है और 1 एटम का मास होता है 16 AMU। तो जैसे ही आपने इन दोनों को ऐड किया, आपको यहाँ से आंसर आ जाएगा 18 AMU, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 18 AMU। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ H2SO4 मॉलिक्यूल की, जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हो, तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल लूँ, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम, 1 सल्फर का एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो आप क्या करो, इन सब एटम के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो आपका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन के एटम है और 1 हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1 AMU, प्लस आपके पास में 1 सल्फर का एटम है और 1 सल्फर एटम का मास होता है दोस्तों 32 AMU, प्लस आपके पास में 4 ऑक्सीजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 AMU। तो जब आप इनको ऐड करके सम करके लिखोगे तो आप देखोगे दोस्तों आएगा 98 AMU, यानी सर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 AMU। आई होप आपको एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस अपनी प्रीवियस क्लासेस के बेसिस से पता होगा। दोस्तों किसी एलिमेंट का जो बेसिक यूनिट होता है, उसे हम दोस्तों एटम कहते हैं, और किसी कंपाउंड का दोस्तों जो बेसिक यूनिट होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि किसी एलिमेंट का बेसिक यूनिट आपका एटम होता है और किसी कंपाउंड का बेसिक यूनिट, यानी कंपाउंड सबसे छोटी कौन सी रिपीटेटिव यूनिट से बना हुआ है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये भी कह सकते हो कि आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो ग्रुप ऑफ एटम होता है। मोर देन 2 एटम्स, 2 से ज्यादा एटम को अगर आप कंबाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। चलिए आगे। तो एटॉमिक मास क्या होता है हमने देख लिया, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं और एक वर्ड आएगा आपको दोस्तों एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो यहां से देखते हैं कि सर ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एटम के मास बहुत छोटे होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई एटॉमिक मास यूनिट, और इसको कैसे डिफाइन किया वो समझते हैं। तो जो लेटेस्ट डेफिनेशन है दोस्तों आपकी 1 AMU की या एटॉमिक मास यूनिट की, दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 के बेसिस पे हमने 1 AMU की डेफिनेशन आपकी दी है। अब वो क्या होती है देखते हैं। सो 1 AMU इज इक्वल टू आपका आता है 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ध्यान रखना दोस्तों, कार्बन का भी वो वाला आपको आइसोटोप लेना जिसका मास 12 होता है। कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में हमने 1 AMU को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि अगर क्या लिखा हुआ है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब इसका क्या हुआ दोस्तों, इसको बहुत आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप ऐसा कह सकते हो कि मान लो ये कार्बन का एटम है, मान लो ये 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है। अगर ये कार्बन 12 का आपका एक एटम है तो हम क्या करते हैं, इस एटम के 12 पार्ट्स कर देते हैं। सोचने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि इस तरीके से आप 1 AMU को इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास में एक कार्बन 12 का एटम है, आपने इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। मैं इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूँ, आप ये मत बोलना कि सर आप एटम को डिवाइड कैसे कर रहे हो फर्दर, मैं इमेजिन करने की बात कर रहा हूँ। अगर इस एटम को आप 12 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, अगर आप इस एटम को, कार्बन के एक एटम को 12 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो, तो सर जो आपका एक पार्ट आएगा, इस एक पार्ट को क्या बोला गया, इसी एक पार्ट को 1 AMU
या वो रेफरेंस एटम बोला गया, क्योंकि इस पूरे एटम का जो 1/12 पार्ट है, ये जो आपका इसका ये 1/12 पार्ट है, जो पूरे एटम का 1/12 पार्ट है, इसके मास को ही क्या बोला गया 1 AMU। इसी के मास को दोस्तों क्या बोला गया 1 AMU। तो आई होप आपको 1 AMU क्लियर होगा, आई होप आपको 1 AMU क्लियर होगा। यानी कार्बन 12 के एक एटम का अगर आप 12th पार्ट करो तो उसमें से जो आपका एक पार्ट होगा जिसको आप 1/12 बोलोगे, उसके मास को हमने 1 AMU बोला और यही हमने रेफरेंस लिया। ठीक है दोस्तों, अब आपको ही पता है, अगर आपसे बोलूं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आपको पता है एक कार्बन एटम का मास कितना होता है दोस्तों 12 AMU। तो अगर आप 12 AMU को 1/12 कर दोगे, तो अगर मैं लिखूं 1/12 इंटू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो आपको ही पता है कि एक कार्बन 12 एटम का मास कितना है, एक कार्बन 12 एटम का मास है 12 AMU। तो अगर आप 12 AMU को 1/12 कर दोगे तो ऑब्वियस है कि आपका यहाँ से 1 AMU ही आना है। तो यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर रखी है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। इसी को दोस्तों हमने क्या बोला, इसी के रेस्पेक्ट में हमने 1 AMU को डिफाइन कर दिया कि 1 AMU किसके बराबर होगा, तो 1 AMU आपका बराबर होगा, अगर हम कार्बन का एक एटम लें, कार्बन 12 का एक एटम लें, कार्बन 12 का अगर हम एक एटम लें और उसका 1/12 पार्ट कर दें, तो जो एक पार्ट आएगा उसका या 1/12 पार्ट जो होगा उसका मास 1 AMU के बराबर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया कि एक एटम का मास एग्जैक्टली मेजर करना काफ़ी हार्ड बात है, ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप एक बहुत छोटा सा भी किसी मेटल का, लेट सपोज आपने आयरन का एक बहुत छोटा सा भी पीस लिया जिसको आपको लगेगा यार इसका मास तो बहुत कम होगा, उस बहुत कम या बहुत छोटे से पीस ऑफ आयरन में भी आपको मिलियंस ऑफ एटम्स मिलेंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत छोटे से आयरन के पीस में भी कई सारे आपके एटम्स होते हैं। तो एक सिंगल एटम, अगर मिलियंस ऑफ एटम्स आ रहे हैं बहुत छोटे से पार्ट में भी, तो एक सिंगल एटम को पकड़ पाना और उसके मास को मेजर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। बट आज तो दोस्तों अपने पास क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मेथड को यूज करके मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके हम आपके एक कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। और जो एक कार्बन 12 एटम का मास आता है, एक एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास आता है वो आता है दोस्तों किसमें निकाला हमने, ग्राम में। तो आप देख सकते हो कि एक कार्बन 12 एटम का मास 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम आ रहा है, यानी कि ग्राम का भी क्या 10⁻23। तो ग्राम से भी, एक ग्राम से भी कितना छोटा है, 10⁻23 टाइम्स है एक एटम का मास, इतना छोटा। क्या बात आप समझ पा रहे हो कि एक एटम का मास कितना कम है। और इसी एक एटम के मास का अगर आपने 1/12 कर दिया, डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो यही आपका आ जाएगा 1 AMU। और जो 1 AMU की वैल्यू आई दोस्तों, जो 1 AMU की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ ग्राम, वो आपके आई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या kg में आप ये वैल्यू लिख दोगे। अच्छा दोस्तों, 1 AMU को 1 यूनिफाइड मास दैट इज स्मॉल u भी बोला जाता है। यानी कि जो आपने लिखा था सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास आपने 23 AMU लिखा था, काफ़ी सारी बुक्स में आपको दोस्तों ये 23U लिखा भी मिल जाएगा। तो ये सेम चीज़ है, क्योंकि 1 AMU आपका 1 यूनिफाइड मास के बराबर होता है, या इसको 1 डेल्टन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। अब थोड़ा और ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, तो आपको याद आएगा कि सर यही वैल्यू, तो इसी के वैल्यू के आसपास तो आपने एक मास ऑफ न्यूट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन भी इसी के बराबर था, याद करो। तो अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको याद आ जाएगा। अभी अभी आपने क्या देखा कि जो आपका 1 AMU का वैल्यू है, जो आपका 1 AMU का वैल्यू है वो आपका 1.666 ऐसे कंटिन्यू होता जा रहा था इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और जो दोस्तों मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो मास आया था दोस्तों, वो भी यही आया था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप देख सकते हो कि यार जो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU के बराबर है। आप ये वैल्यू देखो और ये वैल्यू देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये अप्रॉक्सीमेटली सेम वैल्यूज हैं। यानी आप यहाँ से क्लियरली ये बात कह सकते हो, आप यहाँ से क्लियरली ये बात कह सकते हो
कि सर मास ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU, यानी आप एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन के मास को अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर कह सकते हो। तो ये कहते ही या इस चीज से ही तो आप समझ पाओगे कि हम एटॉमिक मास को किसी के जैसे सोडियम के एटॉमिक मास को 23 AMU क्यों लिख रहे थे, अभी आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिकॉज हमें पता है कि सोडियम का सर एटॉमिक नंबर 11 है और इसमें 23 इसका एटॉमिक मास है। अब आपको ही पता है कि सर एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मास ऑफ सिंगल सोडियम एटम या एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो होगा सर वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का जो मास दोस्तों वो आपका 1 AMU है। तो अगर मेरे पास में आपके सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन है और इसके अंदर आपके 12 आपके न्यूट्रॉन्स हैं और हर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास है वो AMU में है। तो जैसे आप इनका सम करोगे ये आपका आ जाएगा 23 AMU, यानी यहाँ से आपका एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU के बराबर आता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलें आगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ से एटॉमिक मास देख लिया, मॉलिक्यूलर मास देख लिया और किसी एटम के मास को हम कैसे निकालते हैं आपने ये देख लिया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसकी बात करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास की। अभी तक आपने देख लिया कि एटॉमिक मास का मतलब होता है सर मास ऑफ अ सिंगल एटम, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है सर मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल और आप उसकी जनरली AMU में मेजर करते हो। अब समझते हैं कि सर ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास का एक्सप्रेशन क्या है, देखो जरा, मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, यानी जिस भी सब्सटेंस, जिस भी एलिमेंट का, जिस भी एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसका आप एक एटम ले लो और इसका मास देखो यहां पे क्या लिखा रहा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो पता है, लेकिन रिलेटिव वर्ड का मतलब है किसी चीज के रेफरेंस में, किसी के रेस्पेक्ट में आप ये मास निकाल रहे हो। तो जो आप रेफरेंस लेते हो दोस्तों वो क्या होता है आपका 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। और आपको पता है कि ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 की जो वैल्यू आती है दोस्तों ये कितनी आती है, ये वैल्यू आपकी आती है दोस्तों 1 AMU। अभी अभी आपने देखी थी, इसकी वैल्यू आती है 1 AMU। अब ध्यान समझना, इसकी वैल्यू है 1 AMU और ऊपर जो आपने एक एटम ले रखा है जिसका आपको एटॉमिक मास निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी भी यूनिट आपकी AMU में आएगी। तो ऊपर और नीचे अगर यूनिट आपकी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब सर रिलेटिव एटॉमिक मास जो होगी आपकी वो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। इसका मतलब सर रिलेटिव एटॉमिक मास आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? कभी भी आपको रिलेटिव वर्ड यूज करता हुआ दिख जाए या स्पेसिफिक वर्ड यूज करता हुआ कहीं दिख जाए तो समझ लेना कि वो यूनिट लेस क्वांटिटीज है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास की दोस्तों कोई यूनिट नहीं होती है। और रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला गया? मास ऑफ वन एटम ऑफ सब्सटेंस, जिस भी एटम का आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है आप उसको रखो और नीचे आपने रेफरेंस में किसे ले रखा है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, जिसको आप 1 AMU बोलते हो। ठीक है, यानी एटॉमिक मास इन AMU और 1 AMU नीचे आ रहा है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कभी भी इनकी यूनिट नहीं आएगी। सिमिलरली जैसे आपने दोस्तों एटॉमिक मास को डिफाइन किया है वैसे हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन किया है वैसे हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन कर देते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं इनमें। इस बार आप क्या निकालोगे, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास में आप किसी एटम का मास रेफरेंस ऑफ 1 AMU के रेस्पेक्ट निकाल रहे थे, यहाँ पे आप क्या करोगे किसी मॉलिक्यूल का मास निकालोगे। अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल आपके रेफरेंस से कितना भारी है आप ये निकालोगे और आपका रेफरेंस क्या है, वही सेम रेफरेंस है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 और इसकी वैल्यू कितनी आती है आप सबको पता है 1 AMU। तो इस बार आप रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, जिस भी मॉलिक्यूल का आपको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है उसका एक मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अपॉन आपका जो रेफरेंस है 1 AMU। तो हमने इसे रेफरेंस ले रखा है दोस्तों। तो इस बार भी आप देख सकते हो
कि ऊपर भी अगर आप मास को एएमयू में पुट कर रहे हो और नीचे भी ये एएमयू में है तो फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे और ये फिर से आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? अब सवाल उठता है कि सर ये कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है, या ये जो रेफरेंस है इसको थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल से अगर हम इस चीज़ को समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। आप देख सकते हो कि जस्ट लाइक अगर आप मार्केट में जाते हो, जब आप मार्केट में जाते हो तो क्या होता है, जब आप मार्केट में जाते हो तो अगर आप सब्जी वाले या फ्रूट्स के पास जाते हो, फ्रूट वाले के पास, तो वो क्या करता है, जनरली उनके पास क्या होता है कि जो उनका वेट बैलेंस होता है, सबके पास वो वेट होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पत्थर से काम चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, जैसे लेट सपोज यहाँ पे एक पत्थर है, इसका मास लेट सपोज दोस्तों 10 ग्राम है। अब ऐसे इनके पास कई सारे आइडेंटिकल स्टोन से मान लो, ठीक है, और एक स्टोन का मास 10 ग्राम है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, जैसे लेट सपोज आप गए और आपने बोला कि मुझे 1 kg लेट सपोज पोटैटो चाहिए। अगर आपने 1 किलो आलू के लिए उनसे मांग की तो वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कितने आइडेंटिकल स्टोन्स यहाँ रख देंगे, ऐसे अगर आपने बोला कि मुझे 1 kg चाहिए और एक का मास 10 ग्राम है तो ऐसे कितने रखने पड़ेंगे, 100, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो ऐसे 100 आइडेंटिकल जब ये स्टोन्स रखेंगे तो वो 1 kg ऑफ पोटैटो के बराबर हो जाएगा। यानी यहां से उन्होंने बोला कि जो आपका 1 kg ऑफ एनी सब्सटेंस, पोटैटो की जगह पे आप कोई सब्सटेंस ले सकते हो, तो 1 kg ऑफ सब्सटेंस जो होगा आपका वो आपके रेफरेंस से कितना भारी है, आपका रेफरेंस क्या है, 1 स्टोन। तो इस स्टोन के रेस्पेक्ट में आपका 1 kg कितना भारी है, तो उन्होंने बोला कि 1 kg ऑफ सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस का आपको 1 kg लेना है तो आपको कितने स्टोन्स रखने पड़ेंगे, 100 स्टोन्स रखने पड़ेंगे, आइडेंटिकल 100 स्टोन्स रखने पड़ेंगे। यानी ये जो आपका एक रेफरेंस है, एक स्टोन का मास जो 10 ग्राम है, इसके रेफरेंस में 1 kg जो होगा वो 100 टाइम्स बड़ा है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि इसके रेफरेंस में ये 100 टाइम्स बड़ा है। यानी ऐसे अगर आप 100 स्टोन्स रखोगे तो 1 kg के बराबर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली और एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज आपका एक मैन है, इस मैन का मास, लेट सपोज ये आपका एक मैन है और इस मैन का मास दोस्तों लेट सपोज 50 kg है। ये जो आपका मैन है, लेट सपोज इस मैन का मास 50 पाउंड्स में ले लेते हैं, चलो इस मैन का मास हम पाउंड्स में ले लेते हैं। लेट सपोज इस मैन का मास 100 पाउंड्स है, लेट सपोज इस मैन का मास 100 पाउंड्स है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस बार वापस से हमने एक रेफरेंस बनाया। तो रेफरेंस क्या बनाया हमने कि लेट सपोज मैंने एक आयरन का पीस ले लिया, और ये जो आपका आयरन का पीस है, लेट सपोज एक आयरन का जो पीस है, ऐसे मेरे पास कई सारे सेवरल पीस रखे हुए हैं, तो ऐसा एक पीस का मास लेट सपोज आपका 1/2 पाउंड है। तो अब अगर मुझे इस मैन के मास को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ दिस रेफरेंस, हमने रेफरेंस किसको बना दिया, आधे पाउंड के एक आयरन के ब्लॉक को, मैंने रेफरेंस बना दिया। मुझे पता है कि एक आयरन ब्लॉक का जो मास है वो 1/2 पाउंड है। तो अब मैंने यहां पे एक मैन को बिठा दिया, मुझे इस मैन का मास पता नहीं है, मुझे सिर्फ इस 1/2 पाउंड का मास पता है। अब मैंने क्या किया, इसे वेट को बैलेंस करना चालू किया। यहाँ पे मैंने 1 ब्लॉक रखा, 2 ब्लॉक रखा आयरन का, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, और मैं ऐसे रखता हुआ चला गया। मैं इस तरीके से आयरन के ब्लॉक्स, आइडेंटिकल ब्लॉक्स रखता हुआ चला गया। तो आप खुद देख सकते हो कि 1/2 पाउंड के मैं यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे 200 ब्लॉक्स रख दिए, तो ये मास बैलेंस हो गया। यानी मैं ये बात समझ गया कि जो मेरा ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस मैन का मास कितने टाइम्स ज्यादा है, 200 टाइम्स ज्यादा है। यानी आप कह सकते हो कि जो मास ऑफ मैन होना चाहिए, आपको ये वैल्यू पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक्स रखना चालू किए, और जब मैंने 200 ब्लॉक्स रख दिए तो ये बैलेंस हो गया। तो मैंने बोला कि सर मास ऑफ मैन, ये जो मैन का मास है, ये इस रेफरेंस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में कितना भारी है, तो आप बोलोगे 200 इंटू मास ऑफ 1 ब्लॉक।
बोलो क्या बोलोगे आप, मास ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में एक ब्लॉक के मास के बराबर। बोलो आप बोलोगे कि सर ये जो आपका मैन है इसका मास इस रेफरेंस आयरन ब्लॉक से कितना भारी है, तो मास ऑफ मैन इज 200 टाइम्स मास ऑफ वन ब्लॉक। ये ब्लॉक किसका है, आयरन का, और एक ब्लॉक का मास कितना है, हाफ पाउंड है। तो आप कह सकते हो सर 200 इंटू हाफ पाउंड, तो यहाँ से मैन का मास अपने आप आपका कितना आ जाएगा, 100 पाउंड आ जाएगा। यानी यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया यूजिंग अ रेफरेंस, आपने एक रेफरेंस यूज किया अपना हाफ पाउंड का और इसके रेस्पेक्ट में आपने निकाला अपना मास। ठीक है, तो यही तरीका दोस्तों यूज किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, यानी कि एक एटम किसी गिवन सब्सटेंस का कितना भारी है आपके रेफरेंस से, उसी को बोला गया दोस्तों रिलेटिव एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के टर्म में उसे बोला गया रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या चीज है उसको भी समझ लेते हैं। तो फॉर एन एटम अगर हम बात करें, तो देखो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना वेट बैलेंस लिया और इस तरफ हमने अपना वो एटम रख दिया जिसका मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम ले लिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस सब्सटेंस रखेंगे अपना, और हमें पता है हमारा रेफरेंस क्या है। हमने यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, और ये जो ब्लॉक है आपका, आपको पता है दिस इज 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो एक कार्बन 12 एटम का जो 1/12 मास होगा, यही आपका रेफरेंस है। यही आपका क्या है, यही आपका रेफरेंस है। ठीक है, यही आपका क्या है, रेफरेंस है। तो जो आपका रेफरेंस है दोस्तों, ये आपको पता है कि 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम है, और इस रेफरेंस की वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितनी है, 1 AMU। अब मैंने क्या किया दोस्तों कि इस तरीके के अपने रेफरेंस एटम्स को यहाँ पे रखना चालू किया, अपने रेफरेंस के आइडेंटिकल एटम्स को यहाँ पे रखना चालू किया, और मैंने देखा कि जब मैं यहाँ पे 27 एटम्स या 27 ब्लॉक बोल दो उसको, जब मैंने यहाँ पे 27 आइडेंटिकल ब्लॉक रखे इस रेफरेंस के, तो ये एग्जैक्टली बैलेंस हो गया। इसका मतलब सर जो आपका एक एटम है एल्यूमिनियम का, इसका मतलब सर एल्यूमिनियम का जो एक एटम है वो इस रेफरेंस से कितने टाइम्स हैवियर है, 27 टाइम्स हैवियर है। तो यहां से आपने रिलेटिव एटॉमिक मास हर एटम का निकाल दिया। अब आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, आपने सब एलिमेंट को एक एक करके यहां पे रखा, और यहां से देखा कि आपका हर एक एटम किसी गिवन सब्सटेंस का इस रेफरेंस से 1 AMU से कितना भारी है, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम से कितना भारी है, सबका हमने इस तरीके से निकाल दिया। जब आपने एल्यूमिनियम के लिए निकाला तो 27 ब्लॉक रखने पड़े। जब आपने यहाँ पे एक एटम आयरन का रखा तो यहाँ पे मुझे 56 ब्लॉक रखने पड़े, यहाँ पे मुझे 56 ब्लॉक रखने पड़े। सिमिलरली जब आपने यहाँ पे सोडियम रखा तो आपको यहाँ पे 23 ब्लॉक रखने पड़े। तो इस तरीके से आपके रेफरेंस से गिवन एटम आपका कितना भारी है ये हमने निकाल दिया, और उसी को हमने बोला रिलेटिव एटॉमिक मास। सिमिलरली हमने क्या किया कि अगर मुझे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना था तो हमने एक यहाँ पे रेफरेंस में क्या लिया, रेफरेंस तो आपका सेम रखा, लेकिन इस बार हमने मॉलिक्यूल लेना चालू कर दिया। तो हमने जब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल रखा, जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल वाटर का रखा, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल रखा और यहाँ पे अपना ये रेफरेंस मैंने सेम रखा। तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे जब मैं 18 आइडेंटिकल रेफरेंस अपने रख रहा हूँ तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बराबर है। तो यहाँ से हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को 18 बोल दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाला। और एक बात जरूर ध्यान रखना कि रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की दोस्तों कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों।